हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या देखे थे हमने? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो उस मॉडल में क्या था, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उस मॉडल में ये बोला गया था कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, धनावेश, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऐसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इससे कुछ चीज़ों को समझाना असंभव हो गया था, जैसे कि परमाणु के स्थायित्व और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन मिलती है, रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है हमको, उसको समझाना संभव नहीं था। तो उसी में कुछ संशोधन करते हुए बोहर ने क्या किया, अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया बोहर ने? अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा संशोधन किया। तो देखते हैं वो संशोधन क्या था। तो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह किसी भी कक्षा में ना घूमकर, इलेक्ट्रॉन जो हैं वह किसी भी कक्षा में ना घूमकर कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी कक्षा में, जैसे इधर 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 ऐसे ना घूम के वो कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं। ठीक है, तो उन विशेष कक्षाओं को उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने बोला था स्थायी कक्षाएं। क्या नाम दिया उन विशेष कक्षाओं को? उन्होंने स्थायी कक्षाएं नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ विशेष कक्षाएं, ये देखिएगा आप इस प्रकार से। तो ये बोहर के परमाणु मॉडल में उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कक्षा में नहीं घूमेगा, वो कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूमता है, जिसको क्या नाम दिया गया? जिसको नाम दिया गया था स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा या इसी को हम विकिरण रहित कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बोहर का पहला अभिग्रहित। तो इनको क्या बोला गया था? स्थायी कक्षा बोला गया था। इसको हम बोहर का पहला अभिग्रहित भी कहते हैं। ठीक है, अब जो बोहर का दूसरा अभिग्रहित है वो क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि इन स्थायी कक्षाओं में घूम रहा है, एक स्थायी कक्षा ये हो गई, दूसरी स्थायी कक्षा ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है, चौथी ये हो गई। तो इस प्रकार से ये हर कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। हर इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है। तो उन्होंने ये बोला कि जब ये स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो हमेशा क्या होता है, h/2 पाई, h/2 पाई, h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। मतलब इसको हम n से गुणा कर देंगे ना, जहाँ पर n क्या है, n बराबर 1 2 3 से लेके अनंत तक संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था बोहर का दूसरा अभिग्रहित। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस स्थायी कक्षा में घूमता है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो इतना होना चाहिए, है ना। कोणीय संवेग जो है वो h/2 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो h/2 पाई का पूर्ण गुणा। तो ये हो गया इनका दूसरा अभिग्रहित। ठीक है, इसी अभिग्रहित को एक और नाम दिया गया है। इस अभिग्रहित का जो एक और नाम है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस अभिग्रहित का नाम है, इसको बोलते हैं हम बोहर का क्वांटम प्रतिबंध। क्या बोलते हैं इसको हम? बोहर का क्वांटम प्रतिबंध। ये दूसरा अभिग्रहित है, इसको एक नाम दिया गया है बोहर का क्वांटम प्रतिबंध। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं हम तीसरे अभिग्रहित में। चलिए, तीसरे अभिग्रहित से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा n क्या बता रहा है, n जो है ये कक्षाओं की संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है? ये कक्षाओं की संख्या। जैसे कि यहाँ पर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कौन सी कक्षा हो जाएगी, तो n बराबर 1 के लिए ये पहली कक्षा हो जाएगी। फिर n बराबर 2 के लिए ये हो जाएगी दूसरी कक्षा। ठीक है, n बराबर 3 के लिए तीसरी कक्षा, n बराबर 4 के लिए चौथी कक्षा। ठीक है, अब ये n बराबर 1 वाली जो कक्षा है इसको एक नाम दिया गया है। इसका नाम वो है, इसको k बोलते हैं। कौन सी कक्षा बोलते हैं? इसको k। फिर जो दूसरी कक्षा है इसको बोलते हैं l। ठीक है, तीसरी वाली को m, ठीक है, चौथी वाली को n,
तो इनके क्रम से नाम रख दिए गए हैं ना। n बराबर 1 के लिए कक्षा का नाम क्या है k, n बराबर 2 के लिए कक्षा का नाम है l, n बराबर 3 के लिए कक्षा का नाम है m और n बराबर 4 के लिए जो कक्षा है उसका नाम है n। ठीक है, इस प्रकार से इनको नामकरण कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रतिबंध है उसकी ओर चलते हैं। बोहर का तीसरा जो अभिग्रहित है तो ये क्या बोलता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, कहाँ से, उच्च कक्षा से ना, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है या निम्न कक्षा में आता है ना, निम्न कक्षा में आता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा ये, विकिरण उत्सर्जित करेगा। अर्थात इन्होंने जो प्लांक का जो नियम था, है ना, प्लांक का जो नियम था उसका उपयोग किया यहाँ पर। प्लांक का नियम क्या कहता है, प्लांक का नियम ये कहता है कि यदि कोई विकिरण है उसकी ऊर्जा E और उसकी आवृत्ति म्यू में क्या संबंध होता है, तो ये होता है E बराबर h न्यू। तो अब क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा E बराबर h न्यू। ठीक है, तो ये जो डेल न्यू है क्या है, ये दो ऊर्जाओं का अंतर है ना। तो जो उच्च कक्षा के लिए जो ऊर्जा होगी उसको क्या लिखेंगे हम, उच्च कक्षा के लिए जो ऊर्जा होगी उसको हम लिखेंगे EP, है ना, उच्च कक्षा के लिए ऊर्जा EP और जो निम्न कक्षा की ऊर्जा होगी उसको हम क्या लिखेंगे EN। ठीक है, उच्च कक्षा के लिए ऊर्जा हो जाएगी EP और निम्न कक्षा के लिए ऊर्जा हो जाएगी EN और इन दोनों का जो अंतर है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, डेल E बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, h न्यू के बराबर होगा। मतलब ये है कि जब भी, है ना, जब भी उच्च कक्षा से, ये देखिए उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या करेगा, एक विकिरण उत्सर्जित करेगा और उस विकिरण की आवृत्ति न्यू होगी और उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, h न्यू होगी, है ना, आवृत्ति न्यू और ऊर्जा h न्यू, क्योंकि ये डेल E के बराबर है। तो इतनी ऊर्जा का विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो जब भी ये 4 से तीसरी कक्षा में जाएगा, चौथी से तीसरी में जाएगा तो ये इतना ही विकिरण उत्सर्जित करेगा। फिर यदि ये तीसरी कक्षा से दूसरी में जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, उसकी वैल्यू चेंज आ जाएगी। परंतु जब भी ये चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करेगा तो हमेशा आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। सेम कक्षाओं में संक्रमण के लिए हमेशा ऐसी ही वैल्यू प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हम बोहर का आवर्ती प्रतिबंध। क्या नाम दिया गया है इसका, इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध, आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं इसको, बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। ठीक है, तो ये है बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध, इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं, हम अगला अभिग्रहित जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो इसी के जैसा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अब निम्न कक्षा से कहाँ जा रहा है, उच्च कक्षा में जा रहा है ना, निम्न कक्षा से कहाँ जा रहा है, ये उच्च कक्षा में जा रहा है, उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा हो गया, उच्च कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये विकिरण को अवशोषित करता है। क्या करता है, विकिरण अवशोषित करेगा, मतलब h न्यू को अवशोषित करेगा, ग्रहण करता है। ठीक है, अवशोषित करेगा, जैसा इसमें उत्सर्जित कर रहा था, है ना, इसको निकाल रहा था ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है, अवशोषित करता है। तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये हमेशा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये इसका जस्ट विपरीत है और उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी ऊर्जा इतनी ही होगी, इतने ही ऊर्जा के विकिरण क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो लास्ट अभिग्रहित है पांचवा, इसको हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ लिया था, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि जो एक न्यूक्लियस होता है ना, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ कोने चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये उसकी एक कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। तो प्रत्येक कक्षा जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, वो हमको दिखाई दे रही है गोलाकार। कैसी दिखाई दे रही है हमको, वृत्ताकार, है ना। प्रत्येक कक्षा जो है वो कैसी है, वृत्ताकार। ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है। अब वृत्ताकार कक्षाएं हैं तो कौन सा बल लगेगा वहाँ पर संतुलित करने के लिए, अभिकेंद्री बल, है ना। अभिकेंद्री बल जो है कूलाम के बल को संतुलित करेगा, जो कि हमने रदरफोर्ड के मॉडल में भी उसको लिया था, सेम टू सेम वैसे ही है। तो
बोर की वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्री बल है वो क्या करता है, इसके जो कूलाम बल है उसको संतुलित करता है। क्या करता है, इसके कूलाम बल को संतुलित करता है। तो उसके लिए जो शर्त है उसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, mv² अपमान ये अभिकेंद्री बल हो गया बराबर हो जाएगा कूलाम बल। तो कूलाम बल का फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपमान 4πε0 r², है ना। इससे हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर जो पहला आवेश है वो हमारा नाभिक का आवेश Ze, दूसरा आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, और तीसरा आवेश ऋणावेश से होता है इलेक्ट्रॉन और 4πε0 और इलेक्ट्रॉन की कक्षा मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी r का वर्ग, ठीक है। तो ये अभिकेंद्री बल जो है इसके कूलाम बल को संतुलित करता है। तो ये इसका 5वां अभिग्रहित है। तो ये पांचों अभिग्रहित बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बोर ने अपने अपने जो उनके तर्क थे वो प्रस्तुत किया। इन पांचों में जो 2 अभिग्रहित, 3 है ना, 2 नहीं 3, एक ये वाला हो गया है ना, ये आवृत्ति प्रतिबंध, फिर एक ये वाला हो गया क्वांटम प्रतिबंध, और एक ये वाला हो गया कि कक्षाएं कैसी होती हैं, स्थायी कक्षा, यानी को हम बोलते हैं विकिरण रहित कक्षा, विकिरण रहित कक्षा, ठीक है। 3 प्रतिबंध तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बोर के परमाणु मॉडल में, ठीक है। यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू।